तो स्वागत हमारे YouTube चैनल टारगेट पीएसबी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आई है, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे हम महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती, ठीक है। 2023 उत्तर प्रदेश में पुरुष एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर पे बैंड, ठीक है, 5200 से 20,200। ग्रेड पे कितना दोस्तों? 2000। और इसमें जो वेतन मिलेगा दोस्तों कितना है? 21,700, ठीक है। अब इसमें जो रिक्त पदों की संख्या जो भरने के लिए दी गई है, नीचे यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज किस प्रकार दी गई है। अनारक्षित के लिए कितना है? 24,100। EWS के लिए 6,024, ठीक है। EWS के लिए 6,024। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264। अनुसूचित जाति के लिए 12,650। अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204, ठीक है। ये इतने पदों पर वैकेंसी आई है। टोटल कितना हो गया? 60,244, ठीक है। आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती के लिए पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी दोनों पात्र हैं, ठीक है। पुरुष भरें या महिला भरें, सभी लोग पात्र हैं, ठीक है। बस एज का ध्यान रखना। अभी एज के बारे में हम यहाँ पे जानकारी बताएंगे। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या में या घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त भी की जा सकती है। ये भी जो है आयोग के द्वारा आपको बताया गया है, ठीक है। अब इसमें आवेदन जो कब से शुरू होगा? 27 दिसंबर से, यानी कि स्टार्ट हो गया है। आवेदन ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि कितनी है? 16 जनवरी है। कितना है? 16 जनवरी, ठीक है। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि कितनी दी गई है? ठीक है, 18 जनवरी दी गई। ये समझ में आ गया? ये बात सबको ये बात समझ में आ गई? 27 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि कितना है? 16 जनवरी। और फीस सबमिशन और कह सकते हैं करेक्शन जिसे कहते हैं आपके एप्लीकेशन में, तो 18 जनवरी तक ये किया जा सकता है। कितना शुल्क लगेगा? 400 रुपया। कितना लगेगा? 400 रुपया। इसमें क्या क्या अर्हता चाहिए, ठीक है। भर्ती के लिए क्या जरूरी है? भारत का नागरिक होना चाहिए। तिब्बत शरणार्थी रहा हो जो भारत में अस्थायी निवास के प्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, यानी कि तिब्बत के जो शरणार्थी रहे हैं जो भारत में आए थे, वो 1 जनवरी 1962 के पहले भारत आ गया हो तो उसको भी राष्ट्रीयता दी गई है। और फिर क्या है? वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में अस्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या कोई पूर्व अफ्रीकी देश है, केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ठीक है, से प्रव्रजन किया हो, ठीक है, तो भी भर्ती जो फॉर्म भरने के पात्र हैं। उपर्युक्त खा योगा के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस चले आए हों, तो पात्रता का प्रमाण भी होना चाहिए उनके पास, ठीक है। और श्रेणी खा के अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाएगी वो पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा उत्तर प्रदेश से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले, ठीक है। पुलिस जो है उप महानिरीक्षक अधिसूचना शाखा से उस पर प्रमाण पत्र का पात्रता प्राप्त कर लेगा, पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेगा, ठीक है। और क्या कह रहा है? उपर्युक्त गा श्रेणी, ठीक है, तो पात्रता का प्रमाण 1 वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। ऐसे अभ्यर्थी को 1 वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले, तभी वो जो है इस पद पर रह सकेगा, अन्यथा क्या होगा? उसको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक है, किंतु वह ना तो जारी किया गया हो और ना ही देने से इनकार किया गया हो। किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे शर्त पर अनंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा निर्धारित समय पर प्राप्त कर लिया जाएगा और ला करके वो जमा भी कर देगा। समझ में आ गया? इसके लिए क्या क्या शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ठीक है। भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है।
या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होना आवश्यक है। ठीक है, और क्या क्या लगाएंगे? आवेदन करते समय अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हैं। उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्सम उसके पास उपलब्ध होने चाहिए उस समय तक। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित कोई अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, यानी कि जो 12वीं में या 10वीं में पेपर दे रहे हैं इस बार, तो वो इसके पात्र नहीं हैं। ठीक है, ये दिया गया कि अभिलेखित साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व तो अभ्यर्थी का होगा, जो भी आप अपलोड करेंगे। ठीक है, और अधिमानी अर्हताएं क्या, अन्य बातों के समान रहने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, किसको? जो डोएक या नीलिट से कंप्यूटर में ओ लेवल का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, ठीक है, वो स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, प्रादेशिक सेना में, ठीक है, न्यूनतम 2 वर्षों की अवधि तक सेवा की हो, उसको क्या प्राथमिकता दी जाएगी। और एनसीसी द्वारा बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ठीक है, तो इन सब लोगों को क्या प्राथमिकता दी जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आयु के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आयु तो ज़रूरी है, कब से कब तक जो है व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं, किस किस उम्र के। तो अभ्यर्थी ने 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, ठीक है, और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। ठीक है, यानी कि 18 वर्ष से लेकर के 22 वर्ष की आयु तक के अभ्यर्थी ही फॉर्म को भर सकते हैं। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म कब से कब तक होना चाहिए? 2 जुलाई 2001 से पूर्व और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। 2 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो। ठीक है, तो महिलाओं के लिए 3 साल की छूट दी गई है, यानी कि महिला का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? ये जो दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जैसा शासन के प्रावधान में निहित है उसको अनुसार उसको छूट दी जाएगी। ठीक है, चरित्र बताया गया दोस्तों। ठीक है, सरकारी सेवा में सेवा जिनके लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। ठीक है, ये सब दिया गया है यहाँ पे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। वैवाहिक परिस्थिति, जिसने नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसकी 1 से अधिक पत्नियां जीवित हों। ठीक है, यानी कि कोई भी पुरुष अगर 1 से अधिक जो है शादी किया है तो वो ऐसे अभ्यर्थी जो है पात्र नहीं है। ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से 1 पत्नी जीवित हो। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में ऐसी हालत दी गई है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो इस व्यक्ति के परिवर्तन के नियम में छूट दे सकती है, उसका समाधान हो जाए, ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। ठीक है, अगर कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत कर देते हैं कि हाँ ये मेरी मजबूरी थी, ऐसी समस्या थी, और उसको सरकार वेरीफाई कर देता है, तब आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी द्विविवाह बहुविवाह करने का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उसका अभ्यर्थन चयन निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, और उसको प्रक्रिया से डिबार भी किया जाएगा, यानी कि 3 साल के लिए 5 साल के लिए उसको कोई भी फॉर्म वो भर ही नहीं सकता है आयोग के द्वारा। तो ये बातें दी गई दोस्तों। 2 विवाह या और उससे अधिक विवाह किया तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है। ठीक है, शारीरिक स्वच्छता, ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब वो मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, तो ऐसा व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाए, उसको शारीरिक दोष से मुक्त होना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ अर्हता दी गई है लिखित परीक्षा पे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। प्रथम दृष्टया लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रखा जाएगा। लिखित परीक्षा कितने अंकों की है? 300 अंकों की। कितने अंकों की है? 300। 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, इसमें 4 विषय हैं। कौन सा है? सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, मैथमेटिक्स है और मानसिक योग्यता है, और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, तार्किक क्षमता, ये सब रीजनिंग वगैरह इसमें शामिल किया गया है। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। कुल 150 प्रश्न है, सही उत्तर के लिए कितना मिलेगा? 2 अंक, और
प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 ठीक है अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक अंक है, यानी कहने का मतलब 1/4 है। OMR पर परीक्षा संपन्न की जाएगी, ये सबको पता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। ठीक है, सही उत्तर निर्धारित संख्या, सही प्रश्नों की संख्या, ठीक है, ये सब वेबसाइट द्वारा यथासमय वेबसाइट पर प्रस्तुत किया जाएगा। OMR वगैरह कैसे है, कैसे विकल्प चुनना है, क्या है क्या नहीं है, इन सब के बारे में आप लोग जानते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिजिकल, ठीक है, ये सब कैसे होगा। लिखित परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा की जाएगी। शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए योग्यता के आधार पर राज्य एवं आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निश्चय किया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब सीट के अकॉर्डिंग जितनी भी है उसी के अकॉर्डिंग क्या है आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों, ठीक है, यथा समय जैसे भी होगा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है दोस्तों ऊंचाई। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामान्य या अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 168, यानी कि जनरल OBC के लिए और SC के लिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए न्यूनतम ऊंचाई, 168। कितनी होनी चाहिए, 168। किसके लिए, पुरुष अभ्यर्थी के लिए 168 होनी चाहिए। अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितना होना चाहिए, 160 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर। सीना 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाने पर। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए कितना है, 77 सेंटीमीटर, और फुलाने पर 82। ठीक है, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य भी है, ये भी जरूरी है। महिला अभ्यर्थियों के संबंध में क्या दिया गया है दोस्तों, सामान्य या अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ST के लिए 147 है, 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए, 40 किलोग्राम, ये भी आवश्यक है। इससे कम होगा तो फिर उसको बाहर किया जा सकता है। जैसे भी होगा बोर्ड के द्वारा यथा समय भी सूचना आपको दी जाती रहेगी। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं कितने दौड़ना है आप लोगों को। इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों में, ठीक है, 4 किलोमीटर और 800 मीटर, यानी कि 4.8 किलोमीटर की दौड़ में 25 मिनट में आपको दौड़ना है। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों में 2.4 किलोमीटर दौड़ में 14 मिनट में पूरी करनी है। समझ में आ गया। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर, और महिलाओं के लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर। ठीक है, विहित समय के अंतर्गत दौड़ पूरी नहीं करते हैं तो भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे और वो चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और ये लिया गया है आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जो भी सबके सामने जो है उसको प्रस्तुत करना होगा। चयन योग्यता सूची कैसे बनेगी, शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची बनी जाएगी, मेरिट लिस्ट, जिसमें आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया जाए करेगा। इसी विभागाध्यक्ष को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगा। ठीक है, वो अपना मेरिट लिस्ट तैयार करके विभागाध्यक्ष को क्या करेगा, उसको प्रेषित करेगा, भेजेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। ये नहीं कि कोई वेटिंग लिस्ट में आएगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो ये सब कहानी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को अंक समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी जो अधिमानी अर्हता, क्या बताया था ऊपर, सेना में सेवा की हो। ठीक है, यदि कोई रखते हैं तो उनको क्या किया जाएगा, एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ दिया जाएगा। जैसे किसी ने डोएक या नीलिट से क्या किया है, O लेवल किया है, तो उसको भी अधिमानी अर्हता दिया जाएगा। इसके बाद भी यदि कोई 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो अधिक आयु वाले, ठीक है, यानी कि जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, उपयुक्त विचारों के बाद भी अगर कोई ऐसा रह जाता है तो अधिक से अधिक अभ्यर्थियों के अंक एक समान हो तो उनके अभ्यर्थियों की अधिमानी अर्हता का
उदाहरण जो है हाई स्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम के अनुसार चयन किया जाएगा, यानी कि अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग उसका चयन होगा। समझ में आया? हाई स्कूल की मेरिट प्रमाण पत्र से। ये दोस्तों कुछ आयु में छूट दी गई है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है इनका जो नियम है, और सभी लोगों को उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ये अनमान्य है, ठीक है, एक और यूपी के लोगों को ही ये बातें मिल सकेंगी। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है, 5 वर्ष छूट है अधिकतम सेवा में, जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, और इन सबके द्वारा क्या प्रमाणित भी होना चाहिए। जिला अधिकारी, अतिरिक्त जिला अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, जिला समाज कल्याण अधिकारी, इनमें से किसी एक के द्वारा क्या होना चाहिए, प्रमाणित भी होना चाहिए आपकी जो अनुसूचित जाति की जो जाति प्रमाण पत्र है। अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष इनको भी छूट दी गई है, ठीक है, इनको भी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। इनके ये भी द्वारा जिला अधिकारी इन सब के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है, इनको भी 5 वर्ष की छूट दी गई है, जाति प्रमाण पत्र इनको भी प्रस्तुत करना होगा, प्रारूप 2 है, इन सब के द्वारा ये भी प्रमाणित होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए कितना दिया गया, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, इन सब के द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो आश्रित हैं, ठीक है, इनकी आयु सीमा में छूट यहाँ पे नहीं बताई गई है। यहाँ पे जो ये अधिनियम है 1993 का, उसके अनुसार उसको छूट दी जाएगी, और प्रमाण पत्र देने वाले सक्षम अधिकारी कौन होंगे, जिला अधिकारी होंगे। भूतपूर्व सैनिक हैं दोस्तों, उनको 3 वर्ष की छूट दी गई है, और जब वो डिस्चार्ज हुए तो उसका प्रमाण पत्र भी देना होगा, ठीक है। होमगार्ड्स केवल पुरुष, ठीक है, होमगार्ड्स में 3 वर्ष से अधिक की सेवा निरंतर किया हो उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, और ये जिला कमांडेंट होमगार्ड से प्रमाणित होना चाहिए। महिला के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं दोस्तों, आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में की गई सेवा या अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए दिया गया है, ठीक है, ऐसे अधिवासी हैं जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और उसने वीरगति प्राप्त की हो, या कम से कम 2 माह की अवधि के लिए कारावास या दंड का भोगा हो, ठीक है, कम से कम अगर 2 महीना वो जेल में रहा है तो उसको इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा, ठीक है। नज़रबंदी या विचाराधीन बंदी के रूप में जेल में कम से कम 3 मास की अवधि के लिए गया हो, कम से कम 10 बेंतों का दंड भोगा हो, यानी कि उसको शरीर पर 10 दंड पड़े हों, तब भी जो है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है, तब भी वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में आएगा। जो गोली से घायल हुआ हो या जिसे फरार घोषित किया गया हो वो भी आएगा इसमें। पेशावर कांड में रहा हो, ठीक है, उसको भी यहाँ पे छूट दी जाएगी। जो आज़ाद हिंद फौज का सदस्य रहा हो, जो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का प्रमाणित सदस्य रहा हो, जिसे गांधी रिविजन समझौते के अधीन रिहा किया गया हो, ठीक है, तो ऐसे भी लोग क्या हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माने जाएंगे। इस खंड के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं माना जाएगा जिसने माफ़ी मांगी हो और उसे माफ़ कर दिया गया हो, तो उसको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसने मान लो कोई गलती किया हो, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लिया हो, अपना केस वापस ले लिया हो और उसे माफ़ कर दिया गया, तो ऐसे लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं माने जाएंगे। आगे देखते हैं क्या यहाँ पे दोस्तों महत्वपूर्ण जो है, हाँ, महिला अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण के दावे हुए पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी जो है, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, सभी के लिए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रयुक्त किए गए प्रमाण पत्र के। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, ये सब पेमेंट के लिए दिया गया है दोस्तों, आप कैसे लॉगिन करेंगे ये तो सबको पता है। यूपीआई से, डेबिट कार्ड से, इससे जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। फोटोग्राफ हस्ताक्षर, हाँ ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, कितना होना चाहिए, अभ्यर्थी अपने रंगीन फोटो आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार न्यूनतम 20 KB का होना चाहिए कम से कम, और अधिकतम 50 KB के बीच होना चाहिए। ठीक है, हस्ताक्षर 5 KB कम से कम और अधिकतम 20 KB। कितना है, 20 KB। समझ में आया, न्यूनतम 5 KB और अधिकतम 20 KB साइन, और उसको स्कैन करके ही अपलोड करना चाहिए। और ये आपका नवीनतम फ़ोटो होना चाहिए, ये नहीं कि 10 साल से रखें वही अपलोड कर दिए। चेहरा 70% लगभग आपका नज़र होना चाहिए। फ़ोटो का आकार 35 मिलीमीटर यानी कि 1.4 इंच और 1.7 इंच के बीच होना चाहिए। ठीक है, मान लो कोई अभ्यर्थी अगर सेवा कर रहा है तो उसको कोई वर्दी धारित नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा चेहरे पे चमक छाया नहीं होनी चाहिए। 6 महीने के भीतर लिया गया हो फोटो, सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की जो आपकी बैकग्राउंड है। ठीक है, पृष्ठभूमि ये होनी चाहिए, और ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो, और मुंह बंद आँखें खुली। ठीक है, तटस्थ अभ्यर्थी, मुंह बंद होनी चाहिए और आंखें खुली होनी चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे, दोनों कान साफ दिखाई होना चाहिए। कैमरे पर नज़र सीधी होनी चाहिए। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए, और ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए, इसलिए जब भी फ़ोटो खिंचाएं चश्मा उतार करके खिंचाएं। और टोपी, मुफलर, स्वेटर, ये सब कोट जैकेट ये सब जो है धारण करके फ़ोटो नहीं खिंचवाना है। ठीक है, अभ्यर्थी 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर लंबे कागज़ के टुकड़े पर काली स्याही से पूर्ण हस्ताक्षर बना करके जेपीई के प्रारूप में स्कैन करेंगे। 5 KB से 20 KB से बीच होनी चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं और क्या इसमें इम्पोर्टेंट बात दी गई है। अब सिलेबस के बारे में दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।